नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली रेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। एनसीपीसीआर से की राहुल को नोटिस जारी करने की मांग। केशोरायपाटन हादसे पर सीएम गहलोत ने जताया दुख। वहीं कोटा बैराज के 10 गेट खोलने से निचले इलाकों में भरा पानी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की कार्यकर्ताओं से मदद की अपील। बालोतरा युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध प्रेम प्रसंग के चलते की थी पत्थर से कुचलकर हत्या। महिला हॉकी टीम का पहली बार ओलंपिक फाइनल में पहुंचने का टूटा सपना। कुश्ती में रवि दहिया ने स्वर्ण पदक की ओर बढ़ाया एक और कदम। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इनमें समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 लागू करने और केंद्र प्रायोजित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाने के निर्णय शामिल हैं। समग्र शिक्षा योजना 2.0 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस पर 2.94 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में प्ले स्कूल व आंगनबाड़ी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल होंगे। शिक्षकों को उसके अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे बताया कि नई शिक्षा नीति पर पढ़ाई और कमाई पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशनल पर सरकार का फोकस रहेगा। समग्र शिक्षा के तहत 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल भी 2 साल और बढ़ा दिया है। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। विपक्ष पेगासस जासूसी, 3 नए कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रहा है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लंबे समय से गतिरोध जारी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके चलते टीएमसी के 6 सांसदों को सदन की 1 दिन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में हंगामा कर रहे पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि व्यापक सहमति से ही मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सदन के नियमों और परंपराओं के अनुसार ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार और विपक्ष के बीच एक समझौता होता है, चर्चा के लिए लिया जाता है। उन्होंने दोनों पक्षों से 1 से अधिक बार एजेंडे पर काम करने का आग्रह किया है। दिल्ली में रेप पीड़िता के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात पर भाजपा ने निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दुष्कर्म बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह चयनात्मक रूप से दुष्कर्म के मामलों पर दुख जताते हैं और इसके जरिए राजनीति कर रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष पर है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने वहां जाकर किसी दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात क्यों नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के दिल्ली रेप पीड़िता के माता पिता की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने पर निशाना साधा। उन्होंने एनसीपीसीआर से इसे लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की भी मांग की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। दिल्ली सीएम ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए राज्य सरकार मामले की मजबूती से पैरवी करवाने के लिए पीड़िता के परिजनों को बड़े से बड़े वकील मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। बूंदी के केशोरायपाटन में आज सुबह दीवार गिरने से हुए हादसे पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि दीवार गिरने से मकान ढहने पर हुए हादसे में 7 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। गौरतलब है कि बूंदी जिले के केशोरायपाटन में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते दीवार ढह जाने से यह हादसा हो गया। वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के देश में फिर से बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेशवासियों से कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने की अपील की है। कोटा जिले में बारिश आफत बनी हुई है। बारिश के चलते हाड़ौती की कई नदियां उफान पर है, जिससे कोटा शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की समस्या हो गई है। इससे यातायात भी बाधित हो रहा है। वहीं कोटा बैराज के 10 गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी भर गया। गौरतलब है कि जिले में बीते 5 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे पहले कोटा ग्रामीण और अब कोटा शहर में भी बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। एसडीआरएफ और नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं राजस्थान पीसीसी
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर प्रदेश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक संभावित मदद पहुंचाने और राहत कार्य में मदद करने की अपील की है। प्रदेश की गहलोत सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में लगी हुई है। पिछले दिनों इसे लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से बनाई गई समिति की एक समीक्षा बैठक भी हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा करीब 64% वादे पूरे होने की बात कही गई थी। अब राज्य सरकार जनघोषणा पत्र के 8% वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। कमेटी के अध्यक्ष और जल एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि सरकार कृषि यंत्रों पर GST रेट कम करने और रेलवे विस्तार सहित 8% बिंदुओं को पूरा करने की मांग सरकार से करेगी। इसे लेकर कैबिनेट सब कमेटी में इसका फैसला किया जाएगा। राजस्थान में आगामी दिनों में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। वल्लभनगर और धरियावाद सीटों पर उपचुनाव के लिए बनाई गई समन्वय समितियों की कल पीसीसी में पहली बैठक होगी। कांग्रेस ने इन उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर 7-7 सदस्यों की टीम का गठन किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उपचुनाव जीतने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। वल्लभनगर सीट के लिए बनाई गई समन्वय समिति में जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना को जगह दी गई है, जबकि धरियावाद उपचुनाव की समिति में 2 मंत्रियों अर्जुन बामणिया और अशोक चांदना को शामिल किया गया है। बालोतरा के मूंगड़ा सर्किल के पास युवक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस निरीक्षक धनफूल ने बताया कि युवक की हत्या अवैध प्रेम प्रसंग के संबंधों के चलते की गई थी। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी जरीना बानो सहित 2 अन्य आरोपितों को युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के महज 48 घंटे में ही इस वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। ये दिनांक 2/8/2021 को SHO साहब को सूचना मिली कि मूंगड़ा रोड पर प्लॉटों के भीतर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ पर SHO साहब पहुँचे। SHO साहब द्वारा मेरे को इतला दी गई। मैं भी वहाँ पर पहुँचा और हमारी और भी SHO पचवदरा और SHO मंडली भी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर के देखा तो मृतक का पहले तो हमने ये पता किया कि मृतक कौन है। तो मृतक जो निकला यूसुफ सनोफ हमीर खान निवासी गुमने शाह की जो दरगाह है उसके पास बालोतरा का निकला। हमने उसको ये जो ब्लाइंड मर्डर था उसको देखा तो प्रथम दृष्टया ये लगा कि हाँ बिल्कुल ये मर्डर है, क्योंकि उसके सिर से काफ़ी ब्लड बह रहा था और उसके सिर में जो पास ही पत्थर पड़े हुए थे तो क्लियर वो दिखा था कि ये मर्डर है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन राज्य कर्मचारियों की विभिन्न वर्गों की मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। वहीं संघ के पदाधिकारी महेश सैनी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने 27 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को जारी करते हुए मांग की है कि इस पर शीघ्र ही वार्ता के लिए सरकार महासंघ को आमंत्रित करे और समस्याओं का निराकरण करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र आज सरकार का नीतिगत दस्तावेज है, इसलिए कर्मचारियों की मांगों पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले, नहीं तो महासंघ को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता में महासंघ प्रदेश अध्यक्ष केशर सिंह चंपावत, महामंत्री जगेश्वर शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सीकर जिले के गंगानगर में भाजपा SC मोर्चा ने दलित नेता कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी SC मोर्चा ने भारतीय अंबेडकर संघ दातारामगढ़ के बैनर के तले एकजुट होकर ये विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस थाना स्टैंड से रैली के माध्यम से नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी उपखंड मुख्यालय पहुंचे और वहां उपखंड अधिकारी को हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार कर कैलाश मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान खाटू श्यामजी नगर पालिका चेयरमैन ममता मुंडोतिया, सुमन वर्मा, बाबूलाल हल्दूनिया, प्रहलाद वर्मा, मदन लाल सांखला, नवदीप सिंह जाटोलिया सहित कई मोर्चा पदाधिकारी और लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि कैलाश मेघवाल के साथ 30 जुलाई को केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध जता रहे कुछ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की थी और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। देखिए, जो हमारे प्रदेश के जो मोर्चा के जो आदरणीय भाई साहब कैलाश जी मेघवाल जी के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, उसका आज हम दातारामगढ़ में सभी दलित परिवार के साथ आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सभी यही मांग करते हैं कि उन पर जो हमलावर किया गया है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। गंगानगर में जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए अनुशासनात्मक रूप से हमारे कार्यकर्ता और हमारे SC समाज प्रकोष्ठ के मोर्चे के जिला प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, जो कि हमारे समाज के सर्वमान्य नेता हैं,
उन पर जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे, राजस्थान सरकार की पुलिस की नाक के नीचे, वहाँ के प्रशासन की नाक के नीचे उनके कपड़े फाड़ना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, जाति सूचक गालियाँ देना, उनके कपड़े फाड़ना और मारपीट करना, ये मैं कह सकता हूँ ये कैसा जंगल राज है। ऐसी गुंडा राज तो हमने कल्पना नहीं की थी लोकतंत्र के अंदर। और सीधे सीधे दिन धड़े बाजार यदि इस प्रकार से किसी को नंगा किया जाता है, इस प्रकार से मारपीट की जाती है, ऐसे राज को अपन क्या कहेंगे। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में जहां कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली, वहीं कुश्ती के ही 86 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के ही दीपक कुमार सेमीफाइनल में अमेरिकी पहलवान डेविस मॉरिस टेलर से मुकाबला हार गए। दीपक को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। वहीं महिला हॉकी में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हराकर भारत का ओलंपिक फाइनल में खेलने के सपने को तोड़ दिया। अब भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी। वहीं कल हॉकी की पुरुष टीम भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले में जर्मनी से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।